ऑलराइट डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थरूर इंग्लिश विद काज़िम वकील। और आज की इस वीडियो में हम टेंस शुरू करने जा रहे हैं। आई थिंक इससे पहले हमने टेंस की 4 वीडियोस बेसिक्स ऑफ टेंस अपलोड कर दी, लेकिन हम तब भी कंपटीशन का डिस्कशन शुरू कर रहे हैं तो बेसिक से ही शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए टेंस क्या होता है पहले उसके बारे में जानते हैं। टेंस इट इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब, इट इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की फॉर्म होती है, क्या करती है, which tells about the points in time. टेंस वर्ब की फॉर्म होती है जो टाइम के पॉइंट्स को बताती है। इट इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब जो टाइम के पॉइंट्स को बताए। दो चीजें आ गई इसके अंदर, वर्ब की फॉर्म क्या होती है और पॉइंट इन टाइम क्या होता है। देखो तो बेसिकली वर्ब क्या होता है वो समझो। वो एक वर्ब है, ये वर्ब की बेस फॉर्म है। इससे आपने एक वर्ब लिखी गोज, ठीक है। ये भी प्रेजेंट फॉर्म है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए फॉर्म है। एक और वर्ब लिखी आपने वेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए, एक आपने गॉन लिखी परफेक्ट टेंस के लिए, और एक गोइंग लिखी कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए। गो बेस फॉर्म है, बेस प्रेजेंट फॉर्म, और ये गोज प्रेजेंट थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म। जब आप वर्ब की इन फॉर्म के थ्रू टाइम के पॉइंट्स को बताते हो तो टेंस कहते हो उसको। जब ये वर्ब की फॉर्म टाइम के पॉइंट्स को बताएं तो उसको आप टेंस बोलोगे। एक एग्जाम्पल बता देता हूँ, ठीक है। जैसे स्पीक, स्पीक बेस फॉर्म में, ठीक है। आपने स्पीक्स लिख दिया, ये प्रेजेंट फॉर्म है लेकिन थर्ड पर्सन के लिए है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। स्पोक लिखा आपने, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। स्पोकन परफेक्ट टेंस के लिए, स्पीकिंग कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए। जब आप वर्ब की इन फॉर्म्स के थ्रू टाइम के पॉइंट्स को बताते हो तो आप उनको टेंस बोलते हो। तो वर्ब की फॉर्म समझ में आ गई? यस सर। ठीक है। जब वर्ब की फॉर्म ये चीजें टाइम के पॉइंट्स को बताएं तो आप उनको टेंस बोलोगे। अब थोड़ा सा ये देखो टाइम के पॉइंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो टेंस इज अ वर्ब फॉर्म, आप इसको ऐसे याद रखा करिए। टेंस वर्ब की फॉर्म होती है जो टाइम के पॉइंट्स को बताती है, आप उसको बोलते हो टेंस, ठीक है। अब आप देखो टाइम क्या होता है। टाइम क्या है? टाइम एक फोर्थ डायमेंशन है। इट इज ए फोर्थ डायमेंशन। अगर मैं आपको बताऊं, फोर्थ डायमेंशन, जैसे डायमेंशन का मतलब समझ में आता है आपको? 2D, जिसमें लेंथ और ब्रेथ हो। यस सर। 3D, इसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट भी इन्वॉल्व है। इसी से टाइम जो है वो फोर्थ डायमेंशन है। डायमेंशन वर्ड का मीनिंग मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। चार भुजा वाली। बट एनी एस्पेक्ट ऑफ मेजरमेंट, कोई भी एस्पेक्ट ऑफ मेजरमेंट जिससे आप चीज़ों को नापते हो, ठीक है, मेजर करते हो, उसको डायमेंशन बोलते हैं। टाइम को फोर्थ डायमेंशन क्यों बोले? देखो तीन बजे 1 घंटे में पढ़ाऊँगा, टाइम से रिलेट करके। आज 2 महीने बाद आपका इंटरेंस है, टाइम से रिलेट कर रहे हो। 18 साल की उम्र हो गई, टाइम से रिलेट कर रहे हो, ठीक है। तो टाइम के रेस्पेक्ट में चीज़ों को रिलेट करते हैं। तो टाइम फोर्थ डायमेंशन। एक चीज़ याद रखना, इस दुनिया में टाइम ही एब्सोल्यूट है, टाइम एब्सोल्यूट है, ये इटर्नल है, कभी ख़त्म नहीं होता। बाकी सारी चीज़ें रिलेटिव हैं। देयर इज नथिंग इन द वर्ल्ड इज एब्सोल्यूट बट द टाइम, ठीक है। टाइम को छोड़ के बाकी कोई चीज़ एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है। टाइम का कोई स्टार्टिंग और एंड पॉइंट नहीं होता, कब से शुरू हुआ कब ख़त्म होगा हमें पता नहीं है, ठीक है। तो वी कैन नॉट क्वान्टिफाई टाइम, हम टाइम को क्वान्टिफाई नहीं कर सकते। तब भी देखो टाइम कहाँ से शुरू हुआ
कहाँ ख़त्म होगा ये इसका हमें पता नहीं है, क्योंकि इटर्नल है। ठीक है, इसको आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते। हम अपनी फिजिकल वर्ल्ड में अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, ये टाइम लाइन है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट हमें पता नहीं है, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से टाइम को स्टडी करने के लिए डिवाइड कर लेते हैं पॉइंट्स और टाइम, पॉइंट्स में और ड्यूरेशन में। सिर्फ फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट ए है, टाइमलाइन पर आ रहा है, ये पॉइंट बी है, ये भी टाइमलाइन पर आ रहा है। ठीक है, तो आप इसको पॉइंट बोलोगे। मान लो कि इस टाइम पे 7 बज रहे हैं, ये टाइम का एक पॉइंट हो गया। ये बी पॉइंट पर 8 बज रहे हैं, ये भी टाइम का पॉइंट हो गया। ठीक है, ये हो गया टाइम के पॉइंट। इन पॉइंट के बीच में ये जो ड्यूरेशन है, ठीक है, जो गैप है, बल्कि मैं आपको बोलूँ, ये जो गैप है, इसको आप ड्यूरेशन बोलोगे। क्या बोलोगे? ड्यूरेशन। ये 1 आवर का ड्यूरेशन हो गया। टाइम का कोई अपना, टाइम को आप नहीं नाप सकते। ठीक है, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से फिजिकल वर्ल्ड में हम टाइम को पॉइंट और ड्यूरेशन में डिवाइड कर देते हैं, लेकिन टाइम को आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते। क्यों क्वांटिफाई नहीं कर सकते? क्योंकि कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ ख़त्म होगा, जब हमें इसका यही बात पता नहीं है तो हम इसको नापेंगे कैसे? है नहीं। तब भी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से हम टाइम को स्टडी करने के लिए पॉइंट और ड्यूरेशन में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, टाइम, पॉइंट और ड्यूरेशन। 2 PM पॉइंट है, 2 आवर ड्यूरेशन। टाइम को आप नहीं नाप सकते। ठीक है, एक चीज़ आपके समझ में आई? एक चीज़ समझ में आई? यस सर। अब एक चीज़ और देखो, आज ज़्यादा एनर्जेटिक फील नहीं कर रहा मैं, तब भी हम सारी चीज़ें कवर अप करेंगे। देखो बाबू, प्रेजेंट टाइम का पॉइंट होता है, जितना भी गुजर गया आप उसको पास्ट बोलते हैं, आने वाला सारा फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट पॉइंट होता है जो करंटली एग्जिस्ट करता है, ये पास्ट हो गया। ये भी पॉइंट है टाइम के। ठीक है, ये भी पॉइंट है टाइम के। प्रेजेंट से जो बाईगॉन पास्ट, अपकमिंग फ्यूचर। तो जब आप वर्ब की फॉर्म के थ्रू टाइम के इन पॉइंट्स को बताते हो, तो आप उस वर्ब की फॉर्म को क्या बोलते हो? टेंस बोलते हो। अगर वर्ब की फॉर्म टाइम के इन पॉइंट्स को बताएं तो आप उनको क्या बोलोगे? टेंस बोलोगे। लेकिन अब क्वेश्चन एक ये भी अराइज होता है, क्या वर्ब की फॉर्म सिर्फ और सिर्फ टाइम के पॉइंट को बताती है? ऐसा नहीं है। वर्ब की फॉर्म टाइम के पॉइंट को बताती है तो आप उनको टेंस बोलते हो, लेकिन इसके अलावा भी वर्ब बहुत ही डायनामिक पार्ट है इंग्लिश लैंग्वेज का। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच है, और भी काम करती हैं। देखो, वर्ब की फॉर्म मूड होती है, मूड भी वर्ब की फॉर्म होती है और वॉइस भी वर्ब की फॉर्म होती है। जब वर्ब की फॉर्म इंटेंशन ऑफ द स्पीकर को बताती है तो आप उनको मूड बोलते हो, और जब वर्ब की फॉर्म ये बताए कि जो सब्जेक्ट है वो डूअर ऑफ द एक्शन है, और रिसीवर ऑफ द एक्शन है, तो आप उसको वॉइस कहते हो। और टेंस तो मैंने आपको बता दिया कि जब वर्ब की फॉर्म टाइम के पॉइंट को बताए, तो ये सब फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये सब फॉर्म्स ऑफ वर्ब है। टेंस भी वर्ब की फॉर्म, मूड भी वर्ब की फॉर्म और वॉइस भी वर्ब की फॉर्म। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ब की फॉर्म कौन सी वाली, जो टाइम को बताएगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे मूड, वर्ब की फॉर्म जो इंटेंशन बताएगी, फिर वॉइस पढ़ेंगे। ठीक है, तो वर्ब की फॉर्म जब टाइम के इन पॉइंट को बताती है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, तो आप उनको बोलते हो टेंस। क्या बोलते हो? टेंस बोलते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखो, मैं तुम लोगों को बताता हूँ। अब जब हम टेंस पढ़ेंगे तो हमें 2 चीज़ें सीखनी है, सबसे इम्पोर्टेंट। बाकी कोई रट्टा नहीं, कोई ट्रांसलेशन नहीं, कुछ भी नहीं। जब आप कंपटीशन का सिलेबस पढ़ेंगे तो हमें टेंस में 2 चीज़ें सीखनी है। देखो, एक सीखना है हमें आइडेंटिफिकेशन, पहली बात, और दूसरा हमें सीखना है करेक्शन।
ठीक है, सिर्फ टेंस में ये दो चीज़ें सीखनी होती हैं हमें, एक आइडेंटिफिकेशन कि आपको सही आइडेंटिफाई करना आना चाहिए टेंस को, और फिर करेक्शन। देखो जब तुम लोग अगर आइडेंटिफिकेशन सीख जाओगे, टेंस को सही तरीके से आइडेंटिफाई कर लोगे, तो मैं आपको बताता हूँ वॉइस, नरेशन के 80% क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे इजीली। और जब आप करेक्शन, जब आइडेंटिफिकेशन सीख जाओगे, फिर हमें करेक्शन सीखना है। करेक्शन में देखो आप अगर करेक्शन सही आ जाएगा तो जो टेंस के क्वेश्चन होते हैं, यूज ऑफ टेंस, एक टॉपिक हमारा होता है मूड वो, और एक टॉपिक होता है कंडीशनल वो, तब उनको आप बेहतर समझ पाओगे। तो अगर आप देखोगे तो टेंस एक्चुअली एक टॉपिक नहीं है, 5 टॉपिक का एग्रीगेट है। अगर आपको सही से आइडेंटिफाई करना आ गया तो देखो वॉइस और नरेशन के क्वेश्चन इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। फिर एग्जाम्पल बताता हूँ। इट हर्ट मी, इट हर्ट मी, ये मैंने एक सवाल लिख दिया, ठीक है, एक्टिव वॉइस है, मुझे मैं इसके 2 पैसे लिखता हूँ। आई वॉज हर्ट बाई इट, आई एम हर्ट बाई इट, ठीक है। इट हर्ट मी, ये दोनों ही पैसिव हैं, दोनों ही पैसिव वॉइस हैं। अगर इट हर्ट मी का पैसिव बनाना है तो क्या होगा, अब आप देखो सिर्फ क्या करना है। अब आपको पहले ही पता लगा लो कि टेंस क्या है। आप लोगों को पता है जब आप एक्टिव से पैसिव बनाते हो तो मीनिंग और टेंस सेम रहते हैं। जब हम एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव बनाते हैं तो मीनिंग और टेंस सेम रहता है, बी वाला सेम, ठीक है। अब आप देखो, अगर अब आपको ये पता चल जाए कि ये जो टेंस कौन सा है तो आप, अब मैं आपको बताता हूँ, इधर देखना, हर्ट जो वर्ब है उसकी तीनों फॉर्म सेम रहती है, V1 V2 V3, ठीक है। अगर आपने इट लिख दिया तो इट सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये V3 तो नहीं हो सकती, V3 फॉर्म हैजर हेड के साथ आती है, ठीक है, या फिर पैसिव वॉइस में आती है, या एडजेक्टिव की तरह यूज होती है पास्ट पार्टिसिपल। ये V3 तो हो नहीं सकती। अब आपके पास ऑप्शन ही बचा, इसको या तो V1 मानो या V2 मानो। अब देखो इट सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट टेंस में ऐसे ES जुड़ा होता है, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो ये V1 फॉर्म तो हो नहीं सकती, प्रेजेंट फॉर्म तो हो नहीं सकती। अब लास्ट में क्या है, V2 फॉर्म ही बचेगी, V2 फॉर्म ही तो होगी, V2 फॉर्म होगी। V2 फॉर्म होती तो हर्ट रेट भी होता ना, हर्ट रेट नहीं होता, मैंने बताया ना, हर्ट रेट नहीं होता, हर्ट की तीनों फॉर्म यही रहती है, हर्ट हर्ट हर्ट। अगर ये V2, अगर ये V1 फॉर्म होती तो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, हर्ट लिखा होता ना, सिंगुलर सब्जेक्ट एक सिंगुलर वर्ब एंड वर्ब इज सिंगुलर वेयर वी ऐड s और es इन इट, यस सर, यस सर, ठीक है। थर्ड फॉर्म भी नहीं हो सकती, तो ये हो गया V2 फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। अब आप देखो, अगर आप एम हर्ट लिखोगे तो ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा, बी होगा सर, ये होगा उसका, और वॉज हर्ट लिखोगे पास्ट इंडेफिनिट, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। मैंने तुम लोगों को बस ये एग्जांपल इस वजह से लिखा है ताकि यू कुड रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस, ठीक है। एक अगर और बता देता हूँ मैं तुम लोगों को, देखना देखो, आई हैड अ बुक, मान लो ये किसी डायरेक्ट नरेशन की रिपोर्टेड स्पीच है, आई हैड अ बुक, और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना है आपको। जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हो तो पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में कर देते हो, इस तरीके से मतलब पास्ट ऑफ पास्ट कर देते हो। तो आई हैड अ बुक के तुम्हें, ठीक है, अभी डायरेक्ट नरेशन की रिपोर्टेड स्पीच है, मैं इसको इनडायरेक्ट कन्वर्ट करता हूँ, इस तरीके से लिख देता हूँ, आई हैड अ बुक, आई हैड अ बुक, ठीक है। कौन सा वाला सही, आई हैड अ बुक, आई हैड अ बुक। अब आप देखो, आप सब लोगों को पता है जब आप नरेशन चेंज करते हो तो पास्ट इंडेफिनिट
पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। अब आप सिर्फ पता लगाओ कि टेंस जब आइडेंटिफाई कर पाओगे तभी तो कन्वर्ट कर पाओगे। अगर आपने हेड लिख दिया तो ये क्या है, कौन सा टेंस? अभी आइडेंटिफिकेशन में सिखाऊंगा। मैं ये बात एग्जाम्पल 2 इस वजह से लिख रहा हूँ ताकि आपको रिलाइज हो कि आइडेंटिफिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपने हेड लिख दिया तो देखो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। इसको हेल्पिंग वर्ब नहीं मानोगे क्योंकि अगर इसको हेल्पिंग वर्ब मानते तो इसके साथ कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी होती। तो हेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होती है। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हो तो पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में कर देते हो। अब देखो यहाँ पर ये वाली हेड हेल्पिंग वर्ब होगी और ये हेड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। पास्ट परफेक्ट ये सही है और ये गलत है। आप लोग इसको क्यों लगाओगे? सबसे पहली बात क्या है, 2 हेड लिखें, इसकी वजह से पढ़ने में आओगे। दूसरा ये आप इसको पास्ट परफेक्ट ही आइडेंटिफाई कर लोगे जो कि है नहीं, ठीक है। ये हो जाएगा, ये आइडेंटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। ये वैसे मैंने आपको बता दिया है ना। चलो आइडेंटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। जब एक बार आप सही से आइडेंटिफाई कर पाओगे तभी चीज़ें समझ में आएगी। अगर टेंस को आइडेंटिफाई नहीं करोगे तो फिर बहुत गलती होने के चांसेस रहेंगे। फिर टाइपिंग इसमें लग तो B2 ही रहा है ना, आई हेड अब पास्ट इंडेफिनिट लग रहा है। हाँ तो ये पास्ट इंडेफिनिट है। जब पास्ट इंडेफिनिट को आप डायरेक्ट नरेशन से इंडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हो पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में हो जाता है। पास्ट परफेक्ट के हेल्प में हेड होती है। हाँ सर। और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। सर आप अभी ये बताएंगे ना कौन सी चीज़ में चेंज होता है? वो सब मैं बताऊंगा ना। अभी तो मैं तुम्हें आइडेंटिफिकेशन सिखाऊंगा। ये तो सिर्फ मैंने वैसे बताया कि आप रियलाइज कर पाओगे सो दैट यू कैन रियलाइज कि आइडेंटिफिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आइडेंटिफिकेशन तो तुम लोग ये वाली बात याद रखना कि टेंस मतलब वर्ब की फॉर्म। जब भी आप टेंस को आइडेंटिफाई करोगे तो वर्ब की फॉर्म से करोगे। कोई रट्टा नहीं, था है, रहे हैं, चुके थे, चुकी थे, इस तरीके से कुछ नहीं। वर्ब की फॉर्म के थ्रू टेंस को आइडेंटिफाई करोगे, है ना। बाकी सब फर्जी हो। सही बात है। चलते चलते मैं 3 बातें और बताता हूँ, उसके बाद फिर हम आते हैं। ये बातें तुम लोगों को जानना इंपॉर्टेंट है। देखो प्राइमरी ऑक्सिलरी अंग्रेजी में 3 होती हैं, एक बी, दूसरा डू और तीसरा है। बी जो है वो कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। अब तो लोग पूछोगे प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती क्या है? प्राइमरी ऑक्सिलरीज ऐसी हेल्पिंग वर्ब होती हैं जिनका यूज आप मेन वर्ब के साथ करते हो टेंस बनाने के लिए। लिख देता हूँ शॉर्ट में, हेल्पिंग वर्ब यूज्ड विद मेन वर्ब टू फॉर्म टेंस। ऐसी हेल्पिंग वर्ब जो मेन वर्ब के साथ यूज हो टेंस बनाने के लिए। अंग्रेजी में 3 ही है प्राइमरी ऑक्सिलरीज, बी, डू और हैव। बी कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, डू इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। अब देखो बी की प्रेजेंट में फॉर्म लिख देता हूं मैं आपको, इज, एम, आर है। इसकी पास्ट फॉर्म होती है वॉज और वर। इसकी परफेक्ट फॉर्म होती है बीन। कॉन्टिन्यूअस फॉर्म इसकी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म बीइंग होती है। अब इसके बाद डू देखो, डू की प्रेजेंट में 2 फॉर्म होती हैं, एक डू और एक डज। पास्ट फॉर्म इसकी डिड होती है, परफेक्ट फॉर्म इसकी डिड होती है, कॉन्टिन्यूअस इसकी डूइंग होती है। ठीक है। डू किसकी हेल्पिंग वर्ब है? सर इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। डू हेल्पिंग वर्ब किसकी है? इंडेफिनिट। ठीक है। उसके बाद मैंने लिख दिया हैव। परफेक्ट की है। हैव किसकी हेल्पिंग वर्ब है? परफेक्ट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट में इसकी फॉर्म 2 होती हैं, हैव और हैज। पास्ट हैड, परफेक्ट फॉर्म इसकी भी हैड होती है, कॉन्टिन्यूअस हैविंग होती है। अब एक टेंस रह गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस।
परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में दो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, Have been, has, have been. लोगों परफेक्ट टेंस की और कॉन्टिन्यूअस टेंस की। परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है होती है, कॉन्टिन्यूअस टेंस की बी होती है। ठीक है, तो ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज है। तुम लोगों को समझ में आ गया? Yes, sir. इनका यूज जब आप मेन वर्ब के साथ करते हो टेंस बनाने के लिए, इनका यूज हम मेन वर्ब के साथ करते हैं। एक बात और याद रखना, ये हेल्पिंग वर्ब तो है ही, मेन वर्ब भी है खुद में। जब इनको मेन वर्ब के साथ यूज करोगे तब ये हेल्पिंग। ये बता दिए बात प्रेजेंट कंटिन्यूअस किया था। सर have been होगी ना इसकी, बी को लिखा है आपने। अरे मैंने ये बता दिया ना, बी की हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे, बी नहीं करोगे। मतलब ये बता रहा हूँ ना कि परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है यूज करोगे, कॉन्टिन्यूअस की बी वो अकॉर्डिंगली यूज कर लेना। ठीक है, हैव के साथ और हैज के साथ बी नहीं यूज कर पाओगे, बी की कोई फॉर्म तो बी नहीं लेते। हाँ तुम बताओ क्या पूछ रहे थे? यही था। अब आप देखो मैं क्या बता रहा था, मैंने ये जो लिखा है बी, डू और हैव, इनके बारे में मैंने तुम्हें क्या बताया? सर प्राइमरी ऑक्सिलरी है ये। प्राइमरी ऑक्सिलरी है और मेन वर्ब भी है। मेन वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब। और मेन वर्ब दोनों हैं। अगर ये हेल्पिंग वर्ब होंगी तो ये वर्ब की किसी फॉर्म के साथ आएंगी, और जब मेन वर्ब होंगी तो इनके साथ वर्ब की कोई दूसरी फॉर्म नहीं होगी। नहीं आएगी। ये वाली बात याद रखना। ये नहीं कि तुम इस देखो अगर इसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखी है तो अभी वहाँ हेल्पिंग वर्ब होगी, वरना इस मेन वर्ब भी होती है। समझ में आई वाली बात? तो ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों है। तुम लोगों को इतना समझ में आ गया? अब मैं जैसा आइडेंटिफिकेशन सिखाऊंगा वैसा तुम याद करना, रट्टा नहीं रहा, जैसा मैं लिखूंगा वैसा। ठीक है, चलो सब लोग देखो भाई कैसे करते हैं। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये टाइम के पॉइंट्स हो गए। प्रेजेंट ओवर हियर, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर ये टाइम के पॉइंट्स हो गए। तुम ज़्यादा बड़ा नहीं हो गए। देखो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर ये टाइम के पॉइंट्स हैं और ये स्टेट्स ऑफ एक्शन है। अभी क्या होती है इंडेफिनिट, क्या मतलब क्या होता है वो भी मैं समझा दूंगा। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस। देखना अब मुझे प्रेजेंट इंडेफिनिट का लेना। अब ये जो ब्लॉक्स हैं यही टेंस है, ये ब्लॉक्स ही टेंस है, ये ब्लॉक्स ही टेंस है, ये याद रखना। ठीक है, ये ब्लॉक्स ही टेंस है। अभी तक मैं बोला था टेंस जो होता है वर्ब की फॉर्म होती है, अब इनको टेंस, इन ब्लॉक्स को टेंस बोल रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली ये वर्ब की फॉर्म ही है, जो 12 ब्लॉक लिखे हैं ये वर्ब की फॉर्म है। अब मुझे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर ये क्या है? ये टेंस नहीं है, ये टाइम के पॉइंट है। टेंस क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। अब देखो इंडेफिनिट टेंस में लिख रहा हूँ, तो इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू होती है। इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू होती है। ठीक है, अब प्रेजेंट के इंडेफिनिट की बात कर रहा हूँ, तो प्रेजेंट में डू की कितनी फॉर्म होती है? दो फॉर्म होती है, डू और डज। अच्छा, जब डू और डज का यूज करोगे तो वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हो आप? फर्स्ट फॉर्म यूज करते हो। एक चीज और याद रखना, डू, डज और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो यूज करते ही हो, लेकिन इनका यूज आप इंटेरोगेशन और निगेशन में करते हो।
ठीक है, रिटन पर्पस में। स्पोकन का इशू है तो डू डज और डिड का यूज हम अफर्मेटिव सेंटेंस में भी करते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस और इंडिकेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो इनका यूज आप क्वेश्चन पूछने के लिए, नेगेट करने के लिए करते हो रिटन में, ठीक है। स्पोकन में हम इसका यूज असर्टिव में भी कर लेते हैं। तो देखो डू डज, अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे थे, तो इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू। अब अगर प्रेजेंट के इंडेफिनिट की बात करें तो डू की दो फॉर्म होगी, डू और डज। डू और डज का यूज करेंगे तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन डू और डज का यूज हम इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं, सेंटेंस अफर्मेटिव भी होते हैं। तो अगर सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की एस या ईएस वाली फॉर्म। तो कोई सेंटेंस है अगर जिसमें डू और डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो जाएगा। जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है या एस या ईएस वाली फॉर्म लिखी है तो वो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो जाएगा। अब आ जाओ कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब बी है। कॉन्टिन्यूअस टेंस की मैंने हेल्पिंग वर्ब बताई तो मैं बी है। अच्छा, बी की प्रेजेंट, हाँ वो इसका मतलब क्या हुआ? किसका? वर्ब वन हो सर, समझ में आ गया सर। और एस और ईएस मतलब क्या हुआ? स्पीक्स। स्पीक्स, स्पीक वर्ब थी उसमें एस जोड़ दिया, ये है मतलब एस या ईएस, ठीक है। टीचर, इसमें ईएस जुड़ गया है, ठीक है, ये मतलब है। चलो इधर देखना सब लोग, देखो भाई कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब बी। अब प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं तो बी की प्रेजेंट में फॉर्म इज एम आर होती है, इज एम आर, इसको बंद करो। कॉन्टिन्यूअस इज एम आर, ठीक है। जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं उनमें मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म यूज होती है। जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस होंगे मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी? आईएनजी। मेरे वाला आएंगे होगा। हाँ खामोश बैठो, बिल्कुल आप ध्यान से सुनो। परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैव होती है। अब हम प्रेजेंट के परफेक्ट की बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट में परफेक्ट, प्रेजेंट में हैव की कितनी फॉर्म होती है? दो होती है, हैव और हैज। हैज सिंगुलर के साथ, हैव प्लूरल के साथ, ये तो सबको पता ही है। परफेक्ट टेंस में जो मेन वर्ब होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। क्या यूज होती है? वर्ब की। इस तरीके से आइडेंटिफाई करना टेंस। अभी से सब मिला रहे हो तो तोड़ जाएंगे फिर आगे, कोई बात नहीं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, अभी मैंने बताया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो इसमें दो हेल्पिंग वर्ब यूज होंगी, एक हैव, एक परफेक्ट टेंस की हैव और दूसरी कॉन्टिन्यूअस टेंस की बी। तो देखो परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैव होती है। अब प्रेजेंट की बात चल रही है तो प्रेजेंट में हैव की दो फॉर्म होती है, हैव और हैज, ठीक है। अच्छा, अब हैव और हैज के साथ अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब बी होती है और अगर हम हैव और हैज के साथ बी की कोई फॉर्म यूज कर सकते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ बीन है। क्या है? बीन। ये हमारा तो कर नहीं पाओगे क्योंकि इनके साथ उसकी थर्ड फॉर्म आती है। जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं उनमें मेन वर्ब में कौन सी फॉर्म यूज होती है? आईएनजी। लो प्रेजेंट के सारे बन गए। यस सर। अब आ जाओ पास्ट पर। सर ये परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब पास्ट टेंस तो सेकंड फॉर्म होती है ना सर? पास्ट फॉर्म तो सेकंड फॉर्म होती है वर्ब की। हाँ तो अभी V3 को लिखा है आपने। परफेक्ट टेंसेस में V3 का यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। अब आ जाओ पास्ट इंडेफिनिट अभी, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट। अब देखो इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू। अगर हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो डू की पास्ट फॉर्म डिड। यस सर, अब मैंने बताया डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हो, लेकिन डू डज और डिड का यूज हम इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं। सेंटेंस अफर्मेटिव भी होगा, अगर अफर्मेटिव होगा तो इसमें क्या करेंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इन दोनों टेंसेस में होती है, तो अब मैं फिर से बता देता हूँ। डू और डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है प्रेजेंट इंडेफिनिट, कहीं वर्ब की V1 या ऐसी एस वाली फॉर्म लिखी है प्रेजेंट इंडेफिनिट। वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, डिड लिखा हुआ है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। डू डज डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, बस इतना सा है ना। अब आ जाओ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ऐसे देखो कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब बी की पास्ट फॉर्म वाज और वर, क्योंकि पास्ट की बात चल रही है, प्लस आईएनजी। वाज और वर, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हो मेन वर्ब में? और क्या आएंगी फॉर्म?
अब आ जाओ परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट पे। Had. परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैव, पास्ट की बात चल रही है तो हैव की पास्ट फॉर्म हैड। Had. परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब क्या यूज होती है? Have worked before. वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आ जाए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस देखो, परफेक्ट टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब हैव, ठीक है। अब Be. पास्ट का परफेक्ट है तो हैव की पास्ट फॉर्म यूज करोगे, हैव की पास्ट फॉर्म हैड होती है, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो बी की फॉर्म तो यूज होगी, लेकिन हैड के साथ अगर बी की कोई फॉर्म यूज कर पाओगे तो बीन कर पाओगे। यस सर। ऑलराइट। अब कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब की कौन सी आईएनजी फॉर्म यूज होती है ना? दो बन गई है। अब आ जाओ फ्यूचर पे, आ जाओ फ्यूचर। चलो फ्यूचर कोई टेंस नहीं होता, प्रोबेबिलिटी होती है। प्रोबेबिलिटीज मॉडल्स के थ्रू शो करते हैं, इसी वजह से हम यहाँ पर विल और शैल का यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटीज होती है, प्रोबेबिलिटीज मॉडल्स के थ्रू शो करते हैं। मॉडर्न अब इंग्लिश ठीक है, का यूज खत्म हो गया। अब इधर देखो, तो फ्यूचर का पे अटेंशन ओवर हियर। फ्यूचर की बात चली तो मॉडल का यूज करोगे विल और शैल, यस सर। विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब फिर से फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस पे आ जाते हैं, तो देखो फ्यूचर है तो मॉडल का तो यूज करना ही है, विल और शैल का, प्लस आईएनजी। विल और शैल। कॉन्टिन्यूअस टेंस है, बिना बी के हेल्पिंग वर्ब के बनेंगे क्या? नो सर। लेकिन अब मुझे बताओ, अगर बी की कोई फॉर्म हम लिखना भी चाहें तो विल और शैल के साथ बस बीई ही लिख सकते हैं, और कोई नहीं लिख सकते, क्योंकि मॉडल के साथ बेस फॉर्म आती है और बीई बेस फॉर्म होती है, ठीक है। अच्छा, कॉन्टिन्यूअस टेंस है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म के बिना बनेंगे भी नहीं, बन गया ये। परफेक्ट पे आ जाते हैं। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर का है तो मॉडल्स तो लिखी जाएंगी, विल और शैल। अच्छा, परफेक्ट टेंस है तो परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैव होती है। अब मुझे बताओ कि अगर विल और शैल के साथ हैव की कौन सी फॉर्म यूज कर पाओगे? हैज या सिर्फ हैव? हैव ही कर पाओगे, बेस फॉर्म यूज होती है, ठीक है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आ जाओ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे। तो फ्यूचर का है तो मॉडल का तो यूज करना ही है आपको, विल और शैल का। अच्छा, परफेक्ट का है तो हेल्पिंग वर्ब भी यूज करोगे परफेक्ट टेंस की। अब विल और शैल के साथ परफेक्ट टेंस की कोई हेल्पिंग वर्ब यूज कर सकते हैं तो वो हैव है, ठीक है। अच्छा, कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो इसकी भी हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हैव के साथ अगर बी की कोई फॉर्म यूज करोगे तो वो बीन नहीं हो सकती है, ठीक है। और कॉन्टिन्यूअस टेंस बिना मेन वर्ब के नहीं बनती। बन गया। अब सुनो, आज के बाद कोई नहीं सब्जेक्ट प्लस V1 V2 नॉट, ये कोई ऐसे याद नहीं करना। टेंस मतलब वर्ब की फॉर्म। कैसे पहचानोगे? ऐसे पहचानोगे। मैं तुम्हें एक तरीका बता देता हूँ, सब इधर देखो बोर्ड पर। देखो, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसमें होती है डू डज के साथ, डू डज और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। डू डज लिखा हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जब डू और डज का यूज करोगे तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे, ठीक है। डिड लिखा हुआ है पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी है तो पास्ट इंडेफिनिट, ऐसे ये वाली फॉर्म लिखी प्रेजेंट इंडेफिनिट। जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस है आप सब में देखोगे तो वर्ब, मेन वर्ब में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखी गई है। जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस है सब में मेन वर्ब, चाहे वेदर इट इज कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म लिखी गई है। अब आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि प्रेजेंट का है? तो देखो, अगर इज एम आर लिखा हुआ है वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, वाज वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ लिखा हुआ है तो पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। विल बी तो शैल बी तो पहचान ही लोगे। परफेक्ट टेंस देखो, हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी प्रेजेंट परफेक्ट, हैड के साथ लिखिए पास्ट परफेक्ट, ठीक है। और मॉडल के साथ तो ये पहचान ही लोगे। इस तरीके से आप टेंस पहचानना सीखो। वो रट्टा निवारता है ती है, इस तरीके से, दिस इज द आइडियल वे, ठीक है। एक्चुअली बात ही होती है जब हम इसको लेवल पढ़ते हैं तो वहाँ पे अलग बात होती है, ठीक है। कंपटीशन पढ़ते तो लेवल धीरे धीरे बढ़ता है, तो अब उसको भी आप अपग्रेड करो। पर उस सब में एक जैसा लगेगा है ना? बस सब में कहाँ एक जैसा लगेगा? ऐसा भी मेन वर्ब 3 सर्वेंट वर्ब 3 सब चला गया। परफेक्ट टेंसेस में सब में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है। अब आप कैसे पहचानोगे कि प्रेजेंट का परफेक्ट है? हैव और हैव लिखा हुआ, प्रेजेंट हैड लिखा हुआ, पास्ट विल शैल हैव के साथ लिखे हुए, फ्यूचर। सॉरी अभी बोला। अब आ जाओ, देखो मैंने ये बता दिया। अब सबसे पहले इसका थोड़ा मीनिंग समझ लेते हैं। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, ठीक है। टेंस तो आप पहचान लोगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब एक बार आइडेंटिफिकेशन कर लिया, अब मैं ये जो बता रहा हूँ वो आप याद रखना। चलो भाई इधर देखो,
एक्चुअली जो वर्ब होती है, वर्ब जब मैं टेंस में बोलता हूँ तो एक्शन से मेरा मतलब होता है, लेकिन वर्ब सिर्फ एक्शन ही नहीं दिखाती, स्टेट भी दिखाती है। टेंस में अब हम कह रहे हैं तो एक्शन मानते हैं, वर्ब एक्शन दिखाती है, एक्शन की कुछ स्टेट्स होती हैं। देखो इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये स्टेट्स ऑफ एन एक्शन है। क्या मतलब होता है इनका, ये सुनो। कोई एक्शन है जो हो रहा है, लगातार होता है, ठीक है, बिना रुके, विदाउट एनी स्टॉपेज, ठीक है, परमानेंट एक्शन है, जिस रुकता ही नहीं है, लगातार होता रहता है। ऐसे एक्शन जो परमानेंट नेचर के हैं, जो बिना रुके हमेशा चलते रहते हैं, हमेशा ही होते रहते हैं, उन एक्शंस को आप इंडेफिनिट स्टेट में लिखते हो। या फिर कोई एक्शन है जो हुआ कुछ वक्त के लिए, फिर रुक गया, फिर हुआ, फिर रुक गया, फिर हुआ, फिर रुक गया। अब आप देखो ये कैसा एक्शन है, फ्रीक्वेंट एक्शन। फ्रीक्वेंट एक्शन का मतलब क्या होगा बाबू? जैसे सूरज निकलता है, छुप जाता है, निकलता है, छुप जाता है, यही तो होता है ना। चांद के साथ भी ऐसा है, दिन होता है, रात होती है, दिन होता है, रात होता है। तो मतलब निकला, छुपा, निकला, छुपा, ये कैसा, ये भी तो एक्शन एक फ्रीक्वेंट है। ये चीज आपको समझ में आ रही है? ये बात समझ में आई है? यस सर। परमानेंट एक्शन मतलब जो एक्शन जो चेंज ना हो, हमेशा सेम ही रहते। तो इनडेफिनिट टेंस का यूज आप तब किया करो जब कोई एक्शन परमानेंट हो या फ्रीक्वेंट हो। क्या हो? परमानेंट हो या फ्रीक्वेंट हो। तो यू वुड यूज indefinite tense for such actions which are of permanent nature or frequent nature. परमानेंट और फ्रीक्वेंट, परमानेंट और फ्रीक्वेंट का मतलब समझ में आ गया आप लोगों के? ठीक है, परमानेंट नेचर के हो या फिर फ्रीक्वेंट हो, बार बार रिपीट होते हो। जो इनडेफिनिट टेंस होता है उस पर टाइम का कोई असर नहीं होता, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, टाइम के चेंज होने से वो उन पे कोई असर नहीं रहता, दे रिमेन सेम। सो when would you use indefinite tense? When the actions are of permanent or frequent nature. ये चीज आपके समझ में आ गई? अब अगला आ जाते हैं continuous tense पर। तो काम चल रहा है। देखो कोई एक्शन है जो टाइम के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट या ड्यूरेशन के लिए वैलिड है। कोई एक्शन जो टाइम के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट या ड्यूरेशन के लिए वैलिड है, उससे पहले वो वैलिड था या उसके बाद वो वैलिड रहेगा, नहीं रहेगा, हमें पता नहीं है। लेकिन जिस टाइम पे हम बात कर रहे हैं, अगर वो एक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वैलिड है, प्रोसेस में है, तो ऐसे एक्शन को हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखते हैं। किसमें? कॉन्टिन्यूअस टेंस में। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। कोई एक्शन जो किसी टाइम के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वैलिड हो, उससे पहले वैलिड था या उसके पास रहेगा, उसके बाद रहेगा या नहीं रहेगा, हमें पता नहीं है, तो उस एक्शन को हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखते हैं। और ये ना जो काम हो रहा है नहीं, मेरा मतलब नहीं है जो काम हो रहा हो, तो नदी भी बह रही है, नदियों का बहना भी काम हो ही रहा है, ठीक है। वैलिड हो, उसके से पहले वैलिड था या नहीं था, हमें पता नहीं है। कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो एक खास बात होती है वो ये होती है कि इनमें जो एक्शंस होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं। क्या होते हैं? कुछ पल के लिए ना सर, टेम्परेरी होते हैं, जो किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट या पॉइंट या फिर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए वैलिड होते हैं। उससे पहले वो, उसके बाद वो वैलिड रहेंगे नहीं रहेंगे, हमें पता नहीं है। उससे पहले थे या नहीं थे, हमें पता नहीं है। ये चीज़ आपके समझ में आ रही है? अभी इसको बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज आप तभी करना जब कोई एक्शन टेम्परेरी हो और एक पर्टिकुलर पॉइंट या ड्यूरेशन के लिए वैलिड हो। टेम्परेरी एक्शंस वैलिड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट और ड्यूरेशन। एट लिख दोगे तो फिर वहां पर ड्यूरेशन लिखो तो फॉर लिख देना, ठीक है। तो ऐसे एक्शन जो, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट,
कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो सबसे खास बात होती है वो टेम्पररी होते हैं। प्रोसेस में तो नदियों का बहना भी है, हवा का चलना भी है, लेकिन वो परमानेंट है, तो इसी वजह से हम उनको इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या खास बात होती है, इनके अंदर टेम्पररीनेस होती है, इनके अंदर टेम्पररीनेस होती है। मैं तुम्हें एक एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे रिवर इज फ्लो, मैं तुम्हें बोल रहा हूं इमीडिएट पूरी का बोला हाँ? उस हिसाब से रिवर इज फ्लोइंग तो ये क्या है? द रिवर आर फ्लोइंग, इधर देखो, रिवर इज फ्लोइंग, द रिवर्स आर, फ्लोइंग। अगर तुम अभी जाके देखोगे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी नदी बहती होगी, पास्ट में जाके देखोगे तब भी बहती होगी, फ्यूचर में भी बहेगी। एक बात। दूसरी बात ये कि ये जो एक्शन है ये कॉन्टिन्यूअस है, ये परमानेंट एक्शन है। रिवर पास्ट में भी फ्लो कर रही थी, फ्यूचर में भी करेंगे और अब भी कर रही है, तो हम आर फ्लोइंग लिख दिए, ये तो कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। कॉन्टिन्यूअस टेंस की खास बात क्या होती है, वो टेम्परेरी होते हैं। क्या होते हैं? लेकिन फ्लोइंग ऑफ अ रिवर इज नॉट अ टेम्परेरी एक्शन, इट्स अ परमानेंट एक्शन। So we write, that's why we can't write rivers are flowing here. We have to write rivers flows. The river flows. ठीक है? Flow. Flows नहीं flow. तो खास बात क्या होती है कॉन्टिन्यूअस टेंस की, टेम्पररी होते हैं। ठीक है? अब एक चीज सुनो, सर काम रुकेगा बंद हो रहा है ना? हाँ टेम्पररी सर, टेम्पररी, हाँ मतलब सर काम रुकेगा कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए और कुछ टाइम के लिए बंद हो जाएगा। मैंने क्या टेम्पररी मतलब होता है, उसके बाद पूरा हो या नहीं हो हमें पता नहीं है। अभी थोड़ा सा और देखो, और समझ में आएगा। कपड़ा कहाँ गया? सर ये वाला तो सब समझ में आया, जो हमारा है उसमें निकलेगा बंद होगा। सर इस टेम्पररी का होगा, टेम्पररी क्या मतलब? टेम्पररी का हिंदी में मीनिंग पता नहीं है मुझे, अभी तुम्हें समझा देता हूँ। सूरज निकलेगा, ये टेम्पररी है, पर भाई बताता हूँ। परमानेंट है। इधर सुनो, फ्लूएंट एक्शन है, परमानेंट। इधर देखो, इधर सुनना तुम। I teach English. I teach tense. तुम दोनों क्या कर रहे हो? ज्यादा सब कुछ आता है क्या? कौन सा टेंस है ये इसमें से बताओ? I teach English, I teach tense. टेंस बताओ कौन सा है ये? I teach English लिख दिया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस हो गया। इंडेफिनिट टेंस हो गया मतलब ये मेरा टीचिंग इंग्लिश एक फ्रीक्वेंट एक्शन है। ठीक है, अगर मैं आई टीच लिख रहा हूँ तो टीचिंग टेंस फ्रीक्वेंट एक्शन नहीं है, टीचिंग टेंस फ्रीक्वेंट एक्शन नहीं है, लेकिन इंग्लिश तो मैं हमेशा पढ़ाता हूँ, ठीक है, सीखता भी हूँ, तो लेकिन टीचिंग टेंस ही फ्रीक्वेंट एक्शन नहीं है, तो मैं क्या आई टीच टेंस लिख सकता हूँ? मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट 8 बजे वाली बात बोल रहा हूँ, मैं आई टीच टेंस ये वाली बात गलत, ये सही, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूँ आई एम टीचिंग टेंस, सही होगा। तो आई एम टीचिंग ये सही है, ठीक है। अब मैं आज आपको पढ़ाना शुरू किया 26 तारीख से और ये 4 तारीख तक चलेगा, टेंस जो है 26 से 4 तक चलेगा। ये वाली बात ये बताओ, आई एम टीचिंग टेंस मैं क्या 27 तारीख को बोल सकता हूँ? 26 तारीख को, 26 तारीख से ये चल रहा है, 4 तारीख से चलेगा और ये 6:30 से 8 बजे तक चलेगा। तो आई एम टीचिंग टेंस में 27 तारीख को बोल सकता हूँ नहीं बोल सकता? बोल सकता हूँ, बोल सकते हैं, क्योंकि ये देखो 27, 26 से 27 के बीच में पर्टिकुलर पॉइंट पे वैलिड है या नहीं है, पर्टिकुलर ड्यूरेशन पे, ठीक है। 28 तारीख को भी बोल सकता हूँ। अच्छा, आई टीच इंग्लिश के मैं 27 को बोल सकता हूँ? वो तो मैं बोल ही सकता हूँ, वो तो मेरी रेगुलर हैबिट है, उसको टाइम से तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप मुझे ये बताओ, आई एम टीचिंग टेंस के मैं 5 तारीख को बोल पाऊंगा? क्यों नहीं बोल पाऊंगा? क्योंकि फिर तो ये खत्म हो जाएगा। ये है टेम्पररी एक्शन और ये है परमानेंट एक्शन, ठीक है। तो ये है टेम्पररी, ये है परमानेंट, समझ में आया? वेरी गुड। अब देखो इधर सुनो, कोई एक्शन शुरू हुआ, ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। एक्शन जाके यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एक ही होता है, एक्शन शुरू हुआ कंप्लीट हो गया। लेकिन आप मुझे बताओ, क्या शुरू होते ही कंप्लीट हो जाता है? कुछ वक्त लगता है, ठीक है। तो जब एक्शन कंप्लीट हो जाता है, ये जो एक्शन डन कर दिए गए, जो कंप्लीट हो गए, तो उनको परफेक्ट टेंस में लिखा दो, कंप्लीट और डन एक्शन। यस सर, जो काम हो चुका, चुका है, चुकी है नहीं बोलो यहाँ, कंप्लीट और डन एक्शन। सर कंप्लीट होता है,
ऐसे एक्शन जो कंप्लीट हो गए या कंप्लीट कर दिए गए उनको आप परफेक्ट टेंस में यूज़ करोगे, ठीक है। लेकिन कोई अब ऐसा तो होता नहीं कि एक्शन शुरू हुआ फौरन कंप्लीट हो गया, टाइम लगता है उसको, टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है। अब यहाँ से शुरू हुआ, अब जिस पॉइंट पर से फॉर एग्जाम्पल ये मैंने पढ़ाना आपको 7 बजे से शुरू किया, ये वाली बात मैं आपको 7:40 पर बोल रहा हूँ कि आई एम टीचिंग यू, ठीक है। मैं ऐसे बोल देता हूँ आई एम टीचिंग 10, उधर ही रखना साफ साफ, आई एम टीचिंग 10 since 7 अच्छा 7 बजे शुरू किया 7 PM। अब देखो आई एम टीचिंग 10 since 7 PM। अब आपने एम टीचिंग लिख दिया, एम टीचिंग का मतलब क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस टेंस। तो आप तब यूज करते हो जब कोई एक्शन एक पर्टिकुलर पॉइंट पर वैलिड हो, उससे पहले था या नहीं था हमें पता नहीं है। अगर लेकिन आपने मैंने लिख दिया since 7 PM, since प्रीपोजिशन टाइम के सुन लो, since प्रीपोजिशन टाइम के उस पॉइंट को बताती है, वो पास्ट का since प्रीपोजिशन पास्ट के उस पॉइंट को बताती है जहाँ से कोई एक्शन शुरू होता है, और जब इसके बारे में रिपोर्ट करते हो तो उस पर्टिकुलर मोमेंट पर एक्शन प्रोसेस में होता है। तो अगर मैं सिर्फ प्रीपोजिशन का यूज़ कर रहा हूँ तो ये वाली बात मैं से फॉर एग्जांपल ये बात मैं 8 बजे बोल रहा हूँ, तो 7 बजे से मैंने पढ़ाना शुरू किया, 8 बजे बोल रहा हूँ, और इस टाइम पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ नहीं पढ़ा रहा सर पढ़ा रहे हैं। तो अगर मैं एम टीचिंग लिखूंगा तो एम टीचिंग मतलब कॉन्टिन्यूस टेंस के मतलब तो ये होता है कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वैलिड हो, उससे पहले वैलिड था, उसके बाद वैलिड रहेगा नहीं रहेगा वो हमें पता नहीं, लेकिन ये एक्शन तो 7 बजे से चल रहा है, तो कॉन्टिन्यूस टेंस लिख सकता हूँ क्या, नहीं लिख सकता ना। फिर मैं आई एम टीचिंग 10 since 7 PM ऐसा लिख सकता हूँ क्या, सर लिख सकते हैं ना? नहीं सर नहीं लिख सकते सर, अरे फिर से सुनो, नहीं लिख सकते, सही है। सिंस प्रीपोजिशन का यूज आप तब कर पास्ट के उन पॉइंट के लिए करते हो जहाँ तो कोई एक्शन शुरू हो। अगर मैं एम टीचिंग लिख रहा हूँ तो एम टीचिंग मतलब कॉन्टिन्यूस टेंस मतलब टेम्पररी एक्शन जो पर्टिकुलर पॉइंट पे वैलिड हो, उससे पहले वैलिड था या उससे पहले उसके बाद वैलिड रहेगा नहीं रहेगा हमें पता नहीं है, लेकिन यहाँ तो आपको पता है 7 बजे से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पर भी वैलिड था ये, और जाके मैं आपको पढ़ाऊंगा 8:15 तक, तो अभी आगे वैलिड भी रहेगा, तो ये तो कॉन्टिन्यूस टेंस गलत यूज कर दिया नहीं कर दिया, कर दिया नहीं गलत, ठीक है। तो देखो अब इस केस में आप यूज करोगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज आप तब किया करो जब कोई एक्शन पास्ट के किसी एक पॉइंट पर शुरू हो और प्रेजेंट में अभी जस्ट टाइम पे उसके बारे में आप बात कर रहे हैं उस टाइम पर वो प्रोसेस में हो। एक्शंस started in the past, actions started in the past and still going on। ऐसे एक्शन जो पास्ट में शुरू हो, मान लो कोई एक्शन यहाँ पे शुरू हुआ और जिस टाइम पे हम उसके बारे में बात कर रहे हैं वो अभी चल रहा है, ठीक है। तो ये अगर 7 PM पर शुरू हुआ, 8 PM पे हम बात कर रहे हैं, उस टाइम पे मैं आपको टेंस पढ़ा रहा हूँ, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट इस 8 बजे मैंने 1 घंटे का ड्यूरेशन कंप्लीट कर लिया, तो ये हो गया कंप्लीशन, और अभी एक चलेगा तो ये हो गया इनकम्प्लीशन। तो जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होती है वो एक्शन की ड्यूअल स्टेट होती है। सर मतलब कि आधा कंप्लीट हो गया आधा चलेगा, यही क्या? ऐसा कैसे आधा कंप्लीट डिपेंड करता है ना सर आपको डुअल। नहीं पता है सर, वहाँ पता ही ना 7 बजे स्टार्ट किया सर, 8 बजे कंप्लीट हुआ, फिर उसके बाद फिर वहाँ से। अरे मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ अच्छा ठीक है, और जिस टाइम पे उसके बारे में बात कर रहे हो अभी वो चल रहा है, तो फ्यूचर में जाके तो कंप्लीट होगा। तो अगर मैंने 5 से 7 बजे शुरू हुआ, मान लो कि 8 बजे मैं इसको बता रहा हूँ, तो इस 7 बजे से लेके 8 बजे तक के बीच में इतना काम तो कंप्लीट हो गया ना, तो ये परफेक्ट हो गया। अभी इतना काम इनकम्प्लीट हो, ये ठीक है। इसको मैं कॉन्टिन्यूस में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि जिस टाइम पे मैं बता रहा हूँ उस टाइम पे ये प्रोसेस में है, तो आगे जाके कंप्लीट होगा, तो इसी वजह से हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। ऐसे एक्शन जो पास्ट में शुरू हो और जब उनके बारे में बात कर रहे हो तो उस टाइम पे चालू हो, ठीक है, तो उन एक्शंस को आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करोगे। ये सेंटेंस ऐसे बनेगा ना, आई हैव बीन टीचिंग 10 since 7 PM। हैव बीन टीचिंग, ठीक है। अगर ये सिंस नहीं सिंस 9 PM 7 PM नहीं लिखा होता तो आई एम टीचिंग ऐसे ही मान लेते। इधर सुनो, फिर से याद रख लेना, एक्शन की 2 ही स्टेट होती है, या तो एक्शन कंप्लीट होता है या इनकम्प्लीट होता है, ठीक है। जो कंप्लीट और इनकम्प्लीट दोनों ना हो, इंडेफिनिट जो कंप्लीट और इनकम्प्लीट दोनों हो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इंडेफिनिट टेंस का यूज कब करोगे, जब कोई एक्शन परमानेंट हो या फ्रीक्वेंट हो,
कॉन्टिन्यूस का यूज कब करोगे, जब एक्शन टेम्पररी हो, और टेम्पररी होने के साथ साथ खास बात ये है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वैलिड हो और उसके बारे में आपको ये भी पता नहीं होता कि पहले वो वैलिड था या नहीं था, बाद में रहेगा नहीं रहेगा। तो इस टाइम तो हो रहा है तब पता है। ठीक है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जब ऐसा एक्शन जो पास्ट में शुरू हो और अभी जब उस एक्शन के बारे में आप बात कर रहे हो तो वो अभी कॉन्टिन्यूस वाली स्टेट में है। ठीक है, प्रोसेस वाली स्टेट में, तब आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करो। परफेक्ट काम हो चुका हो। ठीक है, परफेक्ट जो हो चुका होगा। हाँ। हो चुका होगा, चूंकि तो मैंने बोला क्या ऐसा सर वो तो सर, कंप्लीट हो गया। हाँ तो बस बात तो हुई है। सर नहीं, वो बात क्यों है? चुका चुकी की बात ही नहीं, कर रहा काम हाँ, काम पूरा हो चुका है सर, वही ना मतलब हुआ। सर को चुका से चिढ़े भाई। ठीक है, समझ में आया? सर समझ में पूरा है सर। कंप्लीट हो गया काम हाँ तो परफेक्ट। अच्छा सर, चुका चुकी नहीं। चुका चुकी कुछ नहीं। ठीक है, ताहती है, जिसने ये करा तो वो समझ लो, तो वो अपनी फिर खटिया खड़ी कर लेना। हाँ सर वैसा नहीं ठीक है, कि ताहती है, रहे थे, रही थे, चुके थे, चुकी थी, कर चुका हूँगा। बात समझ में आई है? इधर सुनो। हाँ सर हाँ तारिक, तुम बोलो, सर मैं कुछ नहीं बोला, चुप है। तुम्हें कुछ को कुछ कहना है? सर मुझे आपका तरीका बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। सर याद इस तरीके से करना है। हाँ, ऐसे ही करना है। अगर आप चाहते हो नंबर लाना, अभी तो ये बेसिक्स था, कल भी थोड़ा बेसिक चलेगा। अगर इसको अच्छे से वीडियो जाके देखो, टेंस बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक है, कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, अगर आप ये चीज़ें समझोगे, इस तरीके से आज जाके पढ़ना, रिवाइज करना 2 से 3 बार, तब कल की चीज़ें समझ में आएंगी। समझ में आ रही है वाली बात? चलो फिर ठीक है सर उतना ही